Good morning, students. Good morning, Nashina. Good morning, Ravi, Pooja Yadav, Rashmi. तो ये जो है ज्वाइन कर, अगर आपको परेशानी है इसको ज्वाइन है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो जो आज न्यू स्टूडेंट्स आए हैं ये उनके लिए स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो सी टेट का बैच है और एच टेट का ये अभी शुरू हुआ है। और जो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो फिलअप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और सी टेट में जो सोशल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम होता है उसकी क्लास 9 बजे होगी रेगुलर मंडे टू सैटरडे। और इसमें जो है एच टेट टी जी टी सोशल स्टडीज़ के लिए भी सिलेबस अच्छे से करवाया जाएगा। और जो पीजीटी का होता है एचटेट में पीजीटी हिस्ट्री का तो उसमें अच्छे से करवाया जाएगा। इसमें तो 9 बजे रेगुलर क्लासेस होती है स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट और सेकंड की फ्री क्लासेस करवाई जाएंगी आपको इसमें। तो आज जो स्टूडेंट्स मैं आपको जो है एमसीक्यू इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो हिस्ट्री के हैं, सोशल स्टडीज़ में पूछे गए हैं। और जो पीजीटी हिस्ट्री के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री के पेपर की, कोई भी पेपर हो हिस्ट्री का, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट हिस्ट्री का पेपर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का पेपर हो और या फिर सोशल स्टडीज़ या पीजीटी हिस्ट्री का हो, तो हिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आई हूँ आज। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये जो हमारे सल्तनत काल है उससे संबंधित है। तो सल्तनत काल में जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। तो द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सुल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। तो राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की जो सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने जो है सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी थी और जो है उसको जो है नकद में देना शुरू किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर आते हैं। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही इनका जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप को सल्तनत के बारे में और जानकारी चाहिए डिटेल में तो मैंने इसके ऊपर 5 क्लासेस ली हैं अभी रिसेंटली। तो आप जो है फिलर फॉर्म चैनल में जाके दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है ये तो इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ से जो है वो 5 क्लासेस को देख लीजिए। आपका कोई भी जो है अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो सब आपका जो है आपको मिलेंगे वहाँ पर देखने को। तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि नकद में देना शुरू किया था और एक स्थायी सेना का निर्माण किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत डैश के शासनकाल के दौरान अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया था। The Delhi Sultanate reached its maximum geographical limits during the reign of dash। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर पता है, जिन स्टूडेंट्स में प्रीवियस क्लासेस देखी है तो उनको ये आंसर जरूर आता हुआ मिलेगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको भी ये क्वेश्चंस का आंसर पता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आपको कितनी अभी तैयारी करने की बाकी है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये आंसर आता है तो उनकी जो है तो 60% उनकी जो तैयारी हो चुकी है अगर उनको ये आंसर आता है।
तो स्टूडेंट्स आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हेलो, अभी आप स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी वॉइस ठीक आ रही होगी, थोड़ा सा था इशू। अभी जो है तो जिन स्टूडेंट्स को इनका आंसर पता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा पहुंच गई थी, यानी दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जिसके काल में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वो ज़्यादा विस्तार हुआ था, साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत का ज़्यादा विस्तार हुआ था। भौगोलिक रूप से हम पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है दिल्ली सल्तनत पर आते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, तो आंसर स्टूडेंट्स लिखिए आंसर, जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो तो मोहम्मद, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा भौगोलिक विस्तार होता है, क्योंकि वो अपनी राजधानी जो है दौलताबाद ले आते हैं और वहाँ जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होता है, क्योंकि दक्षिण भारत तक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं और दौलताबाद को राजधानी बनाते हैं। अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानना है तो वो आप प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से जो है पढ़ना चाहिए। आप दिल्ली सल्तनत के बारे में खुद से भी किसी बुक्स में पढ़ते हैं या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, तो इस तरीके से जो है आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपके जो है हर एक फैक्ट्स उसके बारे में आपको मिले, पता चले। तो इस तरीके से जो है वो दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ऐसे थे जो कि गंगा का ही पानी पीते थे। तो ये भी यूजीसी एनटीए हिस्ट्री का पेपर है जो वहाँ पे पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर जो है कौन सी नदी का पानी पीते थे, तो वो गंगा नदी का पानी पीते थे। और जो है दौलताबाद में जब वो अपनी राजधानी ले जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो जो मोहम्मद तुगलक के लिए जो पीने का जो पानी था वो गंगा नदी से ही वहां तक पहुंचाया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में प्रांत संख्या कितनी थी? अगर स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो, चोल साम्राज्य में प्रांत या मंडलों की संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ प्रोविंसेस और मंडल्स इन द चोल एम्पायर वाज। तो स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है तो वो हमें बता सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जो है जो टेक्निकल इशू आ रहा था, कुछ जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, तो आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं जिनको पता हो। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर अगर वो दे पाए हैं तो उनको होगा कि उनकी जो 60% तक जो है तैयारी अच्छे से हो चुकी है, 60%। अगर जो इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको जो है अभी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है तो वो डिटेल में मैंने जो है 5 क्लासेस वहाँ पे दी है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और वहाँ पर भी मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। तो चोल साम्राज्य में जो प्रांत, तो जो चोल साम्राज्य था इसकी स्थापना विजयालय ने की थी
जो है उसमें पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। तो इनकी संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ प्रोविंसेस और मंडल्स इन द चोला एम्पायर वाज, तो इसका राइट जो आंसर है जो है वो 9 है, 9। तो 9 प्रांतों में जो है वो बांटा गया था। तो आपको इस तरीके से हर एक फैक्ट्स को, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपकी जो है 100% अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है। आपको कहीं से भी जो है कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी एमसीक्यू से, आप उन हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करोगे उनकी, तभी आपकी जो है 100% प्रैक्टिस हो पाएगी और आपको मज़ा भी आएगा कि कहीं से भी टॉपिक में जो है सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का जो पेपर है वो कहीं से भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको जो है ईजिली जो है आंसर दे पाओगे। तो मेरी पूरी कोशिश स्टूडेंट्स जो साथ साथ करवाए जाएं ताकि आपको जो है इससे बेनिफिट मिले। ओके, यस, 2 स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो who was the first Indian ruler to organize Hajj pilgrims at the expense of the state? तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, चोल प्रांत जो है 9 प्रांतों में बटा हुआ था, 9 जो है स्टेट्स में डिवाइड था। तो आप जो है आंसर बताइए। अगर इसका आता है कि राज्य की कीमत पर जो है वो कौन सा पहला भारतीय शासक था जो हज यात्रा जो है राज्य की खर्च पर शुरू करता है, तो ही वाज अकबर। द अकबर वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चंस इस तरीके से जो है कंसेप्ट से निकाले जाते हैं कि अकबर ने ही थे जो राज्य के खर्च के आधार पर जो है राज्य के जो बजट होता है उसमें से वो जो है हज यात्रा की जो है शुरुआत करते हैं, और उसके काल में जो है एक महिलाओं का जो संगठन है वो जो है हज यात्रा करने में जाता है। तो जिस स्टूडेंट्स को पता है कि हज यात्रा करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट जाते हैं, तो उस संगठन में जो महिलाओं का एक सदस्य होता है अकबर के काल में जो है वो हज यात्रा के लिए जाता है। तो कौन कौन करता है आप उसका आंसर बता सकते हैं। अगला है कि तुलसीदास डैश के शासनकाल के दौरान अपने रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास कौन से सुल्तान के काल में थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास जो है वो अकबर के समय होते हैं और वो अकबर के समय जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की थी और जो है ये किसके शासन काल में थे। तो तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। आज मैं सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट है जो लाल किला है किसने बनवाया था? तो आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आगरा फोर्ट वाज स्टार्टेड अराउंड 1565। तो इसका जो निर्माण है वो 1565 में शुरू हुआ था, और ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू हुआ था ये अकबर के काल में बनाना शुरू हुआ था, लेकिन इसको पूरा हुआ था ये शाहजहाँ के काल में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा का जो लाल किला है ये
जो है अकबर और शाहजहां दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसको देखते हैं। The construction of the Agra fort was started around 1565 when the initial structure were built by the Mughal Emperor Akbar and the subsequently taken over by his grandson Shahjahan, who added most of the marble creations to the fort. तो ये important है। ओके और अब आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हिस्ट्री का, तो इसमें जो पूछा गया क्वेश्चंस है तो आपको बताना है कि किसमें कहा गया था कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रस्ताव में से किस पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि यह कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी का दर्जा देने का प्रयास था। तो यह कौन सा जो ब्रिटिश जो सरकार है वो बहुत सारे प्रस्ताव लेके आती है, क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, तो बहुत से जो है ये ऊपर लेके आती है, तो उसमें आपको बताना है ये कौन सा था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसका आंसर पता है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रस्ताव मतलब कौन कौन से प्रस्ताव थे जो इस आधार पर उस प्रस्ताव की आलोचना की जाती है कि यह कांग्रेस को एक जो हिंदू पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मानती है, सिर्फ हिंदू पार्टी से ही कांग्रेस को जोड़ा जाता है उसमें। तो ये आपको इसका जवाब देना है। द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू विच proposal of British India on the ground that it was an attempt to give the Congress that the status of purely Hindu party. तो स्टूडेंट्स आंसर आप इसका बता सकते हैं। तो जो ये इसका आंसर है वो था वेवेल योजना, जो 1945 में उस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो वेवेल थे, और जो है वो एक योजना लेके आते हैं और उसमें जो है हिंदू और मुसलमानों को जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया दिया जाता है। तो वेवेल योजना को जो है कांग्रेस ने यह कहकर आलोचना की थी। तो जो लॉर्ड वेवेल थे वो एक योजना प्रस्तुत करते हैं और उसकी योजना को ही वेवेल योजना कहा गया है। और जो है कांग्रेस उसकी यह कहकर आलोचना करती है कि जो हिंदू पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ हिंदू पार्टी नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली पार्टी नहीं है, वह मुसलमान, सिख, दलितों सभी का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो इस बात पर आपत्ति कांग्रेस ने उस समय जताई थी। कांग्रेस खुद को जो है मुसलमानों, सिखों, दलितों सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी समझती थी, लेकिन जो लॉर्ड वेवेल थे उन्होंने जो है इसे सिर्फ जो है कांग्रेस को हिंदू पार्टी का ही दर्जा दिया, जिसकी आपत्ति जो कांग्रेस ने की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वेवेल योजना से पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हिस्ट्री को पढ़ना है, ताकि आप को एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी आपके पास कोई भी प्रैक्टिस होगी बुक करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो आप जब हर जगह से प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका क्या है, आपको हर एक टॉपिक की क्लैरिटी धीरे धीरे आती जाती है और आपको जो है कंसेप्ट पे आपकी पकड़ बनती है। कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को संविधान सभा में कितने सीटें दी गई थी? तो हाउ मैनी सीट्स वर allotted to the princely states according to the cabinet mission? स्टूडेंट्स कैबिनेट मिशन के बारे में भी मैंने जो डिटेल में आपको पढ़ा है
तो कैबिनेट मिशन में जो है रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी इस विधानसभा में, तो ये भी आपको एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अभी कितना पढ़ने की आवश्यकता है और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। ओके, वेरी गुड। ये बहुत सही बोला आपने। एक स्टूडेंट्स ने आंसर किया 93, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो चुकी है। 93 सीट्स थी जो अलॉटेड की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को कैबिनेट मिशन के अनुसार। वेरी गुड। ओके, अब जो आपको बताना है, ब्रेक डाउन प्लान किसे कहा गया था, किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था? तो भारत को जो है सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 1946 में ब्रेक डाउन प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? Who proposed the breakdown plan in 1946 for the transfer of power to India? तो स्टूडेंट्स आंसर लिखिए। आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये प्रस्तुत किया है स्टूडेंट्स, जो आपने लिखा आंसर ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन कौन सा जो प्लान था उसका नाम बताना है आपको। ब्रेक डाउन प्लान ये ब्रिटिश सरकार ने ही प्रस्तुत करती है। बिल्कुल आप सही है कि जो ब्रेक डाउन प्लान है ब्रिटिश सरकार भारत में लेके आती है कि किस प्रकार से वो जो है ब्रिटिश सरकार से जो भारत पर शासन कर रही थी, अब वो शासन करने का अधिकार जो है भारतीय नेताओं को देना चाहती थी। तो सत्ता हस्तांतरण का मतलब यही था कि ब्रिटिश अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले जो है वो शासन करने का अधिकार जो है भारतीय नेताओं को देना चाहते थे। इसलिए वो जो ब्रेक डाउन प्लान प्रस्तुत करते हैं, ब्रेक डाउन प्लान था, राजनीतिक गतिरोध उस समय उत्पन्न हो गया था कि कोई भी जो फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरीके से जो है सत्ता का हस्तांतरण करे, वो प्रिंसली स्टेट के बीच करे, या किस तरीके से करे। तो जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थे, उनमें कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा था। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रेक डाउन प्लान होता है कि जो उस समय जो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो उसको तोड़ने के लिए, उस गतिरोध को हटाने के लिए जो है एक जो ब्रिटिश सरकार एक जो है प्लान बनाती है। तो उसको क्या कहा गया था, किसने उसको प्रस्तुत किया था ब्रेक डाउन प्लान को 1946 में? जो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं चेक कर रही थी आपने अभी तक जो है कि कहाँ तक आपकी जो है तैयारी है और कहाँ तक आपको अभी करना बाकी है स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो स्टूडेंट्स वेवेल ही लॉर्ड वेवेल का ही जो वेवेल योजना को ही जो है ब्रेक डाउन प्लान भी कहा जाता था। तो इसलिए आपको अगर वेवेल प्लान का, मैंने अभी पहले भी क्वेश्चंस दिया था कि उसका विरोध जो है कांग्रेस ने क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो जो आप लॉर्ड वेवेल के बारे में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने हर टॉपिक को आपको वैसे डिटेल में करवाया है। तो लॉर्ड वेवेल जो है अक्टूबर 1943 में भारत के जो है गवर्नर जनरल थे ये उस समय, और उन्होंने भारत में उस समय मौजूद राजनीतिक गतिविरोध को तोड़ने के लिए एक योजना लेके आते हैं। इसे ब्रेक डाउन योजना कहा जाता है। वे इसके लिए जो इंग्लैंड जाते हैं कि किस प्रकार से जो है भारत को शासन करने का अधिकार भारतीयों को सौंपना है, इस पर डिस्कस करने के लिए तो वो इंग्लैंड गए, और जो है उन 14 जून 1945 को जब वो भारत में आते हैं, तो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था उसको हल करने के लिए इसको रखते हैं, और इसी योजना का दूसरा नाम ही वेवेल योजना है।
तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में ब्रेक डाउन प्लान आ जाए या वेवल योजना आ जाए, दोनों ही एक ही है, ब्रेक डाउन वेवल योजना। वेवल योजना को ही जो है ब्रेक डाउन प्लान कहा जाता है। और इसका क्यों कहा गया है ब्रेक डाउन प्लान? राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, भारतीय ब्रिटिश सरकार से सत्ता को जो है भारतीयों को सौंपने के लिए जो है इस प्लान को 14 जून को प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। तो ये कंटेंट इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश मीडियम में अपने नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यू हैं, वहीं से आपकी आज मैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो लॉर्ड वेवेल joined as Governor General in October 1943 and he tried to break the current deadlocks in India, and hence it is called breakdown plan. He went to England for consultation and later uh, come back to India. On 14th June he proposed to resolve the impasse in India called, and this जो है plan called Wavell plan. ओके तो अब भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया जाता है तो उसका आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा के गठन का आधार कौन सी योजना को बनाया जाता है? किस योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है? व्हाट वाज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका जो आज सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ये सभी को इसका आंसर मिलेगा आता हुआ। ओके, स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही किया है, ब्रेक डाउन बाय लॉर्ड वेवेल। यस, आप बिल्कुल सही पकड़े। अब आप आग नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया है उसका निर्माण किस योजना को आधार मानकर किया गया था? तो व्हाट वाज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ओके, वेरी गुड, कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं आयरा जोशी, तो इनका जो है अच्छे से तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कैबिनेट मिशन जो है इसका राइट आंसर है। तो आपकी जो है स्टूडेंट्स आप जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है मैं हायर लेवल के, ऐसे बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं इनका, ये थोड़े से, तो आप जब इनका इस तरीके से यानी आपकी जो है इस जो आपने आंसर किया उससे ये पता चल गया कि आपकी जो तैयारी है वो बड़े अच्छे से आपने जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है, आपने रटा हुआ नहीं है, आपने ना कंसेप्ट को समझा हुआ है, इसलिए आप ही जो है आंसर कर पाए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपको तारीख बतानी है कि डैश को लॉर्ड वेवेल ने एक नई कार्यकारिणी परिषद की घोषणा की। ये वेवेल योजना से ही जुड़ा हुआ है। तो when did Lord Wavell announced a new executive council in which all members except the viceroy and the commander in chief would be Indians? तो आपको जो है इसके बारे में डेट बतानी है कि कब वो ये जो है लॉर्ड वेवेल जो योजना लेके आते हैं जिसको ब्रेकडाउन प्लान कहते हैं, उसमें जो वो अपनी सिफारिशें या प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उसमें ये भी कहा गया था कि अब जो कार्यकारी परिषद होगी जो जिसमें कि भारत से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है उसको कार्यकारी परिषद कहते हैं। तो उसमें जो है दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, वायसराय और जो कमांडर इन चीफ है वो अंग्रेज होंगे, लेकिन बाकी सदस्य भारतीय होंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी आपको डेट बतानी है। नहीं, लॉर्ड वेवेल योजना आती ही 1945 है, 1942 नहीं, तो ये 14 जून 1945
1945 इसका राइट आंसर है बेटा। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती और 1942 में कृषि मिशन भारत में आता है। लॉर्ड वेवल योजना याद रखना 14 जून 1945, ये जो डेट है ये वेवल योजना से रिलेटेड है, इसी से जुड़ी हुई, इसी को जो है तो आपको ये याद रखना है। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के लिए याद रखना है, और दूसरा आपको कृषि मिशन जो है भारत में 1942 में आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आज प्रैक्टिस कराने का मकसद यही था, क्योंकि मैं बार बार आपको फोकस करती हूँ कि आप जितना ज़्यादा कंसेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे, आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं। मैंने क्रिप्स मिशन के बारे में आप क्लास ली है, कैबिनेट मिशन के ऊपर क्लासेस ली है मैंने, माउंटबेटन योजना के ऊपर लिया है आपसे क्लास ली है मैंने। तो उसमें क्या है कि मैंने पहले ही बोला आपको कि कंसेप्ट को पकड़िए, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे। देखिए ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें पूछा गया है कि पहली बार कब जो है भारतीयों को अपना संविधान बनाने की निहित अधिकार को अंग्रेजों ने मान्यता दी थी। इसका पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आंसर। So, through which of the following the British recognized the inherent rights of the Indians to make their own constitution for the first time? तो स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर पता है तो वो स्टूडेंट्स आप जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेटा 1934 में तो जो सांप्रदायिक राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स जो है सांप्रदायिक अवार्ड जो कहा गया है, कम्युनल अवार्ड्स दिए गए थे 1934 में। उसमें जो है सिख, दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी को जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र से वो अपना चुनाव लड़ सकते थे। तो इस उस 1934 का जो टाइम है वो सांप्रदायिक अवार्ड का टाइम है, और वो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो मैकडोनाल्ड थे। तो इस तरीके से 1934 आपको वहां से याद रखना है। लेकिन अभी मैंने आपने भी बताया था कि जो है कैबिनेट मिशन थी जिसने पहली बार भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता दी थी। इसमें पहली बार माना गया था, अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि भारतीयों को जो है अपना अधिकार, अपने लिए अपना संविधान बनाने का अधिकार है। तो स्टूडेंट कैबिनेट मिशन ही था। अभी आपने आंसर दिया था ना कि संविधान सभा के गठन का आधार किस योजना में था, वो कैबिनेट मिशन थी। तो उसी से जुड़ा हुआ था, आपको थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा जो है माइंड इस्तेमाल करना था। अभी मैंने पूछा आपसे कि भारतीय की कौन सी योजना में जो है संविधान सभा के गठन का आधार था, तो कैबिनेट मिशन आप ही ने जवाब दिया था। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग होते ही आप कंफ्यूज हो गए। इसमें पूछा गया है कि भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने का अधिकार कौन सी योजना ने दिया था, तो कैबिनेट मिशन है जो इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारतीय जो है अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो आप जो है क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझिए स्टूडेंट्स, और जो कैबिनेट मिशन है उसको भी अच्छे से समझिए एक बार। उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट। और जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में होती है, 1946, 1946 कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आता है। तो इसका टाइम पीरियड 1946 है। कई बार टाइम पीरियड भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। किर्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी। माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तुत की गई थी। वेवल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। तो इनके जो है टाइम पीरियड स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है याद रखने हैं।
ओके, तो आप पढ़ पढ़ लीजिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए, वही मैं कह रही हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से कंसेप्ट पर आधारित आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि अपना संविधान बनाने के निहित अधिकार को अंग्रेजों ने मान्यता कैबिनेट मिशन में दी थी। अब जो है अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ते हैं। अगस्त ऑफर उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो जिन स्टूडेंट्स को वायसराय के बारे में जानकारी चाहिए कि भारत के जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, फिर जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैंने डिटेल्स में जो है इसके ऊपर क्लास ली है और आपको अच्छे से समझाया है कि पहले बंगाल में गवर्नर होता है और बंगाल के जो गवर्नर जनरल पहले बनते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। फिर 1833 में जो एक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है बेंटिंग जो है वो भारत के जो है गवर्नर जनरल बनते हैं। पहले सिर्फ बंगाल के होते थे लेकिन फिर वो पूरे भारत के बनते हैं। और जब 1858 में 1858 में जब एक्ट आता है तो वहाँ गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वहाँ वायसराय कहा जाने लगा गवर्नर जनरल की जगह। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो समय समय पर होते रहे हैं और इन चेंजेस के बारे में मैंने डिटेल में एक क्लासेस ली है कि कौन सा वायसराय किस टाइम पर आया था और उसने कौन कौन से सुधार किए थे भारत में। तो आपको अगर अपना कंसेप्ट मजबूत करना है और तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरी अभी 44 क्लासेस हो चुकी हैं और आपको किसी को अगर नहीं मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखने में पता चल रहा है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिलर यूट्यूब पे अगर आप प्लेलिस्ट देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो अब मैं अगस्त ऑफर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था और अगस्त ऑफर में क्या था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अगस्त ऑफर जो एक योजना है उससे संबंधित क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो जो भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो ये 8 अगस्त 1940 को जो है शिमला से एक बयान जारी करते हैं और जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। और ये क्यों ये अगस्त ऑफर लेके आया था क्योंकि उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस समय जो है ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए था, इसलिए वो अगस्त ऑफर लेके आते हैं। और उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, ये आपको याद रखना है। और अगस्त ऑफर में कुछ प्रावधान थे और इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जो है युद्ध के बाद एक जो है प्रतिनिधि संविधान बनाने वाला निकाय नियुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ इसके जो है चीजें थी इसमें। लेकिन भारतीय जो कांग्रेस थी वो जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जो भारतीय नेता होंगे वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहकर ही भारत के लिए भारत देश के लिए जो है नीतियां बनाएंगे और जो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में रहकर ही वो जो काम करेगी। लेकिन इसका विरोध जो कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो ये कुछ जो सुझाव है ये अगस्त ऑफर में लिनलिथगो लेके आते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो है जो 8 अगस्त 1940 को जो है ये ऑफर लेके आते हैं। बट इसको जो है इसके विरोध में फिर गांधी जी है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो ये भी आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, वो भी 1940 में होती है, वो अक्टूबर में होती है। तो इस तरीके से इनको जो सीक्वेंस में लगाने के भी क्वेश्चंस आते हैं कि लिनलिथगो ने जो 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था और फिर उसके बाद गांधी जी है अगस्त ऑफर उनको पसंद नहीं आता है तो इसके खिलाफ जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगस्त ऑफर के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। तो ये कंटेंट इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो
तो ये कंटेंट उनके लिए है। तो ये कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इनको नोट कर लीजिए। एक तो यहाँ पर नाम याद रखना कि लॉर्ड लिथगो थे भारत के वायसराय, और he offered August offered he offered August proposal on 8th August 1914, and it was an attempt to secure the cooperation of Indians in the Second World War. And at that time, Winston Churchill was the Prime Minister of England at that time, and some of the provisions of the August offer were. So he offered in August proposal the dominant status as an object of India, and the number of Indians in the Viceroy Executive Council will be increased, and a representative constitution making body would be appointed after the Second World War. So this is very important facts about the August offer, August proposal. तो अगस्त प्रपोजल के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं कि कब प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया गया था, और इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के लिए स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए जो है कांग्रेस की मांग के जवाब में था। पहली बार भारत के निहित अधिकारों को जो है संवैधानिक ढांचे और इस तरीके से इस पर बात की जाती है। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है गांधी जी ने 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। अगस्त प्रस्ताव को पसंद नहीं करते हैं गांधी जी, और सितंबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं वो थे विनोबा भावे। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने वाले, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मा दत्त। तो तीन व्यक्ति जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। इसमें पूछा गया है पहले व्यक्ति जुड़े हुए थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे ब्रह्मा दत्त। जो यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। पहले इसको विनोबा भावे स्वीकार करते हैं, बाद में जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे नंबर पर जो ब्रह्मा दत्त थे वो इसको स्वीकार करते हैं। तो अब ये कुछ राजनीतिक संगठन हैं, ये पूछे जाते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किसने की, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किसने की, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, किसने की, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले है भारत में और भी राजनीतिक संगठन थे, और उनकी स्थापना जो कांग्रेस से पहले हुई थी। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, उससे पहले भी ये राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। तो ये स्टूडेंट्स आप इनके नोट्स तैयार कर लेना, इनको याद रखना। तो बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना है वो जगन्नाथ शंकर शेठ ने की थी, और इसकी डेट याद रखना 26 अगस्त 1852। तो 1852 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर शेठ द्वारा। टाइम याद रखना इसका। और इसी का एक दूसरा नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बारी स्टूडेंट्स जो है बॉम्बे एसोसिएशन और जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। इनकी स्थापना अलग अलग समय में हुई थी, दो अलग अलग पार्टीज थी ये, और उनकी स्थापना अलग टाइम पीरियड में अलग अलग व्यक्तियों ने की है। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने 1885 में स्थापित की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी MG रानाडे ने की थी, 2 अप्रैल 1870 को की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1 अक्टूबर 1866 में। तो स्टूडेंट्स आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछी जाती है
कि कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संगठन है इनके बारे में पूछा गया, तो जो जितने इम्पोर्टेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यह भारत का पहला जो है संगठन था जिसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। ये दूसरा है, वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। यहाँ नाम में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ जो है इससे जो प्रीवियस क्लासेस प्रीवियस स्लाइड्स में आपको यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये डिफरेंट है। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर 1866 में की थी। लेकिन एक जो अन्य जो राजनीतिक दल था उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये एक अलग पार्टी से थोड़ा थोड़ा नाम में डिफरेंस हो, स्टूडेंट्स जो है एग्जाम से इन्हें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं जो है आपको नाम पे यहाँ ब्रिटिश है और वहाँ पे ईस्ट है। इसकी स्थापना जो है ये भारत का पहला स्वैच्छिक संगठन था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1851 में की गई थी और यह मुख्य रूप से स्थानीय जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें सिर्फ जमींदारों के हितों के लिए ही रक्षा करने के लिए पार्टी बनाई गई थी। इसमें सिर्फ जमींदार इसके जो है सदस्य थे, यह आम जनता की पार्टी नहीं थी। और यह जो है भूमि धारक समाज और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया था, यानी जमींदारों और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को मिलाकर यह बनाया गया है। अपने पूर्ववर्ती लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत इसके सदस्यों में कई जो है एंग्लो इंडियन भी सदस्य थे, इसलिए इसको ब्रिटिश भी शामिल थे इसके सदस्य और इंडियन भी थे। इंडियन में इसके जमींदार शामिल थे। 1861 के जो भारतीय परिषद अधिनियम के बाद इसने एक प्रमुख भूमिका निभानी शुरू की थी, जिसने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इस संगठन की जो पहली समिति के अध्यक्ष थे और इसके पहले अध्यक्ष ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे राजा राधाकांत देव थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। तो ये कुछ फैक्ट्स है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1851 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे और जो इसके सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो मैंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपको बताया है, जो एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे है। 1893 में तिलक ने डैश से प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव को एक सार्वजनिक समारोह में बदल दिया था। तो जो है ये मुहर्रम का मुस्लिम त्योहार था, इससे प्रभावित होते बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर जो ब्रिटिश सरकार जो है अशांति का जन्मदाता भी जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू आपको जो है ये साधारण बुकों में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैं आपको करवा रही हूँ अभी, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये तो पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जो गणपति उत्सव शिवाजी उत्सव बनाने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो गणपति उत्सव को जो है सार्वजनिक समारोह में बदल देते हैं। वो जो मुस्लिम त्योहार होता था मुहर्रम, उसके आधार पर तिलक बाल गंगाधर तिलक जो थे उस पर जो है मुहर्रम का प्रभाव था और इसका टाइम पीरियड 1893 में जो है वो गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं। तो ये ब्राह्मण समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्राह्मण समाज राजा राम राय ने 1828 में की थी। इसके बाद जो आदि ब्रह्मो समाज है देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं और भारत का ब्रह्मा समाज ये केशव चंद्र सेन करते हैं और साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस करते हैं। तो देखिए ब्रह्मो समाज के अलग अलग नाम है, क्योंकि ये जो ब्रह्मो समाज था ये इसको अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम से जो है चलाना शुरू किया था। वास्तव में था ये ब्रह्मो समाज, लेकिन थोड़ा सा विचारधारा में थोड़ा सा डिफरेंस आने की वजह से ही इसको जो है इसका नाम बदल दिया जाता है। राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है जो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनके विचारधाराओं में जो है टकराव होता है और फिर वो जो है इसको थोड़ा सा नाम बदल कर जो है इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए रखा है
स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है पता चल सके कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं और आपके क्यों नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि आप जो है कंसेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाम देखिए, आप कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है बिल्कुल। ब्रह्मो समाज आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। भारत का ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण जो जुड़ा हुआ है आनंद मोहन बोस से जुड़ा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज में जो है भारत के प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, इनका गहराई से अध्ययन किया गया था, और फिर इसके आधार पर जो है सती प्रथा का विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय ने लोगों को समझाने की कोशिश की थी, जो सती प्रथा की प्रथा है ये भारत में प्राचीन काल में प्रचलित नहीं है। वेदों में कहीं पर भी सती प्रथा को जो है उचित ठहराया हुआ नहीं है। तो उसकी प्रथा की आलोचना करने के लिए ही जो है ब्रह्म समाज में प्राचीन ग्रंथों वेदों का अध्ययन किया जाता है, और लोगों को अवेयर किया जाता है कि भारतीय समाज में जो बुराइयां आ गई है किस तरीके से वो है प्राचीन काल में उनका कहीं पर जो है वर्णन नहीं मिलता है। तो इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। तो अगर इस पे भी आपको जानकार, इस पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उस पर भी मैंने क्लासेस ले चुकी हूँ, तो आप वो क्लासेस जाकर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स आज के लिए, इतना ही। तो स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लीजिए, जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, और आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी तैयारी करने में। आप किस तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना, जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है 9th और 10th जो है एनसीईआरटी की पूरी बुक्स जो सोशल स्टडीज़ की है वो पढ़नी है, सोशल साइंस की बुक। तो उसमें जो है लेकिन क्वेश्चंस भी किस तरीके से आपको उनको पढ़ना है कि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए, मैं बार बार कह रही, जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे उनकी जो है तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 9 बजे। तो बस आप रेगुलर रहिए। अगर आपको सफलता पानी है, सफलता का एक ही नियम है, आप जो है नियमित रूप से जो है अपनी तैयारी रखिए। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है आप अपना कर पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर आप ऐसे बीच में ब्रेक लोगे, क्लासेस नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा फोकस उसी बात पर होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पूरा फोकस जो आपको पढ़ाया जाता है वो पूरा एमसीक्यू वो जो पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसी के आधार पर आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, कल